गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन्हीं में से कुछ पेंडिंग टर्म्स जो टर्मिनोलॉजी जो पेंडिंग पड़ गई थी अभी हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज के क्लासेस में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ओके, सो आज हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिकल टर्म्स में हम अगेन मैटर, मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बेसिक्स जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या होती है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच के रिलेशनशिप को जानेंगे। ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। अब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को किस जो मेजर करते हैं मल्टीमीटर से उसके बारे में जानेंगे। उसके फीचर्स जानेंगे, उसके यूजर्स, एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ लोड क्या क्या होते हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी हमारे सर्किट के बारे में जानने के लिए। हमें किस टाइप का लोड यूज़ करना होता है, किस टाइप के लोड बनते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लासेस में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मैटर और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैटर अर्थ में प्रेजेंट होने वाला कोई भी मटेरियल हो सकता है। मैटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल एटम्स होते हैं। ठीक है, अब एटम्स जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मिलते हैं, मतलब उसके एकदम भीतर अंदर में मिलते हैं। और तीसरा जो इसका एटम का पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, वो एटम के बाहरी ऑर्बिट पे मूव करता रहता है। ऑर्बिट यानी कक्षा पे उसके मूवमेंट होता रहता है। अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, वहीं ये प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। प्रोटॉन के साथ मिलने वाला न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल चार्ज कैरियर होता है। यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है किसी भी एटम के अंदर, वहीं न्यूट्रॉन सिर्फ एक वैल्यू होता है, सिंगल वैल्यू। तो आगे बात करते हैं कि किसी भी एटम्स को एक गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर बनाने के लिए क्या मेन रीजंस होते हैं या क्या वो इफ़ेक्टिव बातें होती हैं जो किसी भी एटम को एक कंडक्टर जैसे या इंसुलेटर जैसा बिहेव कराती हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जानते हैं हम कंडक्टर के बारे में। अगर हम जानें तो कंडक्टर के जब भी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर सरफेस पे मिलते हैं, और आउटर सरफेस पे मिलने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी गेन करके मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर बोलते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि किस जैसा कि पीरियोडिक टेबल पे हमारे पास मल्टीपल मटेरियल्स अवेलेबल है, तो जैसे जैसे मटेरियल अवेलेबल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके आउटर सरफेस पे ऑर्बिट की डिज़ाइनिंग होती है या ऑर्बिट ऑटोमेटिक उसमें बनते हैं। जितना भी एटम के न्यूक्लियस की ओर आप जाएंगे, न्यूक्लियस से जितने आप दूर जाएंगे उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मिलेगी, बाहर मिलेगी, और जितना आप न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी ऑर्बिट में सबसे पहले जब कोई भी ऑर्बिट का कोई भी एटम का एक सिंगल ऑर्बिट स्टेबल होता है तो वो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाता है। इसके बाद जितने भी ऑर्बिट बनते हैं, जो भी पीरियोडिक टेबल में उसके पीरियोडिक टेबल में जो भी सीक्वेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिट बनते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बनती है। जैसे कि हम बात करें, अगर कार्बन की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल पे 6 वैल्यू उसकी होती है, यानी उसके पास 6 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उसका ऑर्बिट कैसा बनेगा, तो उसका ऑर्बिट बनेगा उसके न्यूक्लियस के सबसे पास वाले ऑर्बिट पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके बाहर वाले हिस्से पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए आपको पता भी होगा कि जो कार्बन होता है वो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल या किसी भी दूसरे मटेरियल के एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स और अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देकर या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर उसके साथ काम करता है। आगे बात करते हैं हम एटम्स की बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण मैंने आपको ऑलरेडी एक उदाहरण दिया था कार्बन का।
तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, ये कार्बन का एग्जांपल है। आप इसको देख सकते हैं कि इसके इनर ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिट जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन पाता है वैसे ही स्टेबल होता है, और इसके बाद बाहर ही इसके ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे चूँकि ये पीरियोडिक टेबल पे 6 सीक्वेंस में आता है, तो 1 and 2 3 4 5 6 ऐसे 6 वैल्यू जब इसकी हो जाती है तो ये स्टेबल पोजीशन में आता है। अब इस पर एनर्जी आपको इस पे एनर्जी जब मिलेगी जब ये किसी और एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो आगे अब बात करते हैं, हमने इससे पहले की स्लाइड्स में देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते कहीं पर तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर यानी प्रोटॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अभी ये भी चीज़ जानना है कि क्या एक ही पोलैरिटी की चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपल करती हैं। तो एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जब भी कोई अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्ज कैरियर मिलते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब भी कभी सेम पोलैरिटी के चार्ज कैरियर मिलते हैं, मतलब प्लस प्लस, यहाँ पे ब्लू जो बबल है वो प्लस पॉजिटिव को बता रहा है, पिंक बबल जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर को बता रहा है। तो जब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आपके जो ऑसिलेशन मूवमेंट है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, वहीं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर सेम चार्ज कैरियर है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, अपोजिट चार्ज कैरियर तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब साइंटिस्ट कूलम ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के में प्रेजेंट होने वाले चार्ज के बारे में पता लगाया था, यानी एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेता है या कितनी एनर्जी रख सकता है, इसके बारे में साइंटिस्ट कूलम ने ही हमें बताया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस होता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो जब भी कभी आप पॉजिटिव से नेगेटिव आपका करंट फ्लो हो रहा है, आपका सप्लाई दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस सप्लाई जो है वो एनोड या पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल बता रहा है, कैथोड नेगेटिव यानी पिंक वाला कैथोड नेगेटिव टर्मिनल बता रहा है, नेगेटिव सप्लाई बता रहा है। बल्ब लगा हुआ है, ये एक लोड की तरह काम कर रहा है। ये यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करंट फ्लो की, और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की। तो आपको पता है हमने ये बताया है कि जो करंट का मूवमेंट होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव से यानी पॉजिटिव से एनर्जी मूव होके नेगेटिव की ओर जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की होगा, और करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और इसको देख लेते हैं। जब हम स्विच जैसे ही हमने क्लोज़ किया, अब स्विच क्लोज होने के बाद आप देख रहे हैं बल्ब ग्लो हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। और जो आपका करंट का डायरेक्शन है कन्वेंशनल फ्लो, यानी कि यहाँ पे करंट को बता रहा है। करंट जो है वो प्रोटॉन के यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर के सेम डायरेक्शन में फ़्लो होता है, और वहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है, और वो प्रोटॉन चार्ज कैरियर के अपोजिट फ्लो होता है। तो जो करंट होता है वो हमेशा प्रोटॉन के पैरेलल यानी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जब भी कभी कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कर यानी एक स्पेस एरिया बन जाता है, जिसको हम होल कहते हैं जनरली। वो पॉजिटिव आयन होते हैं। ये पॉजिटिव आयन भी करंट फ्लो करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनकी वैल्यू किसी भी एटम के अंदर उतनी ही होती है जितनी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। आगे देखते हैं अब इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स के बारे में जानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, या कई सारे वेरियस मेथड्स का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो, अगर हम केमिकल एनर्जी की बात करें तो केमिकल एनर्जी में केमिकल्स के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम जनरली अपनी बैटरीज़ में करते हैं, और बैटरी भी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में यूज़ होती है।
सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं या उससे ही हम जनरेट कराते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम करंट। तो फ्लो ऑफ करंट हमने देखा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट होता है। यहाँ आप देखेंगे अप ऑन और ऑफ मोड है। जब भी कभी आपने यहाँ पे देख रहे हैं ओके, चलिए देखते हैं तो करंट के बारे में। करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं और करंट उसके अपोजिट फ्लो में होते हैं। मतलब करंट का डायरेक्शन, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ प्रोटॉन का डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मैंने हाई वोल्टेज से पॉजिटिव इट मीन्स हाई वोल्टेज और नेगेटिव इट मीन्स लो वोल्टेज। करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर में होती है और करंट को मेजर करते हैं हम बाय एमीटर। जनरली एमीटर को किसी भी सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट करके उससे करंट का मेजरमेंट किया जाता है। तो आगे देखते हैं पोटेंशियल या वोल्टेज जिसको बोलते हैं। तो पोटेंशियल यानी किसी काम करने की क्षमता को, अगर हम इसको साधारण भाषा में बोले तो जब भी किसी के अंदर कोई काम करने की क्षमता होती है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन इसको हम इन एज एन इलेक्ट्रिसिटी इसके इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में जानेंगे तो पोटेंशियल वो डिफरेंस होता है, वो वोल्टेज का या दो टर्मिनल्स का के एनर्जी का डिफरेंस होता है जो कि एक प्रकार का से फोर्स जनरेट करता है और उससे इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए एनर्जी मिलती है। सो पोटेंशियल जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टर्मिनल में पॉजिटिव से नेगेटिव दो पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम दूसरे टर्मिनोलॉजी में वोल्टेज भी बोलते हैं। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। इसका मेजरमेंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट हम वोल्ट मीटर से करते हैं। वोल्टेज को जनरेट करने के लिए मल्टीपल सोर्सेस होते हैं जैसे कि बैटरी, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर। और वोल्टेज एसी और डीसी दोनों फॉर्मेट में जनरेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसको एक एग्जांपल दें तो जैसे पानी के टैंक में दो अपोजिट लेवल होते हैं, हाई और लो लेवल, इसी टाइप से किसी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, किसी भी बैटरी के अंदर हाई और लो लेवल की बात करते हैं, तो इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस से समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स के बारे में। अभी यहाँ पर हम पावर, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को देखेंगे। अभी यहाँ पर एक नया टर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं पावर, तो इसकी यूनिट देख लेते हैं। पावर की यूनिट वॉट होती है एसआई सिस्टम में, करंट की यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। सो इन जनरल या दूसरे टर्म में वोल्टेज को अगर हम पोटेंशियल की में डिफाइन कर रहे हैं तो हम इसको एक तरीके का इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोल सकते हैं। वो प्रेशर जो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने या फ्लो होने के लिए एक प्रकार का प्रेशर दे रही है या एक एनर्जी देती है जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव करता है। सो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर पावर को निकालना है तो पावर वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी यहाँ हम बात करें तो पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू आई या I इंटू वी। और अगर पावर को रेजिस्टेंस में टर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करना चाहते हैं, या हमारे किसी सर्किट में करंट की वैल्यू नहीं दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, तो भी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला वहाँ पर होता है V² डिवाइड बाई R। इसी तरह से अगर हमारे पास किसी भी सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू नहीं मिल पता है हमें, या हमें वोल्टेज पता लगाना है वहाँ पर, तो हम पहले पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और पावर के लिए हम वहाँ पे करंट, अवेलेबल करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन से पता लगा लेते हैं और फिर हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की चारों के लिए अलग अलग फार्मूलेज हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो पावर और वोल्टेज के रिलेशनशिप्स के साथ V² डिवाइड बाई पी,
करंट दिया हो तो P डिवाइड बाई आई स्क्वायर, और वोल्टेज और करंट अगर दोनों दिए हो तो V डिवाइड बाई आई से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस जो है वो करंट को का अपोज करती है, करंट को फ्लो होने में से रोकती है। ये किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, या हम कोई ऐसा डिवाइस लगाते हैं जो करंट के फ्लो को या करंट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। यहाँ पर आप दो डिफरेंट टाइप के इमेजेस देख रहे होंगे। इस इमेजेस में आप देखें, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आप देख रहे हो इसको एक हाथ रोक रहा है। ये हाथ एक्चुअली एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से हमारा शरीर उसको रोकता है, हम बाहर ही आने वाले कीटाणुओं को हमारा शरीर रोकता है। तो ये हमारे एक बॉडी की इंटरनल क्वालिटी हुई। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो हम रेजिस्टेंस, जैसे हम फिर उसके लिए अलावा अगर हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो वो भी रेजिस्टेंस है। तो या हम कोई डिवाइस लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई डिवाइसेस लगाए हैं जिससे करंट का फ्लो कम हो जाए, और या फिर इंटरनल क्वालिटी की बात करें, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो भी रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले तो ये करंट को फ्लो होने को अपोज करती है। इसकी यूनिट ओम होती है। इसका मेजरमेंट हम ओम मीटर से करते हैं, और ये भी सीरीज़ के सर्किट में या लोड के सीरीज़ में लगा होता है। आगे बात करते हैं, ये किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है उसके एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जब भी कभी हीट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कंडक्टर में उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती है। कभी भी फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर कहीं पर भी अवेलेबल है तो हम उस वेरिएबल रजिस्टर को पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। आगे कुछ और डिटेल देख लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो आप यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले इनपुट यानी एक एंड से दूसरे एंड तक प्रॉपर था। इसके बाद हमने इस बीच में पाइप की थिकनेस कम कर दी। जब थिकनेस कम कर दी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी दिख रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अब हो गया वो स्लो डाउन हो गया। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो करंट की वैल्यू को रिड्यूस करती है। जितना ज़्यादा किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस होगा, करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी। जब ज़्यादा अमाउंट का हमें रेजिस्टेंस यूज़ करना है या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है तो हम उसे वहाँ पर हम मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, और हम वहाँ पर वैल्यू मेजरमेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं। आगे देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, ये एक तरीके का कॉपर कॉइल होता है। इस कॉइल के अंदर या इस कॉइल के बाहरी हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जब इस कॉइल को आप किसी भी सप्लाई में या किसी भी बैटरी के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इंडक्टर इज़ अ कॉइल ऑफ वायर। वायर की कॉइलिंग है, मतलब हम उसको राउंड शेप में मोड़ देते हैं और फिर उसको हम किसी भी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, तो यहाँ पर जब करंट का रोटेशन होता है एक जगह से, क्योंकि इसके अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये करंट जब रोटेट होता है किसी एक ही जगह पर किसी और ज़्यादा डेंसिटी के साथ रोटेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे कि अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव करती है और उसके इंटरनल उसके जो कोर में आयरन और निकल मिलते हैं वो इस मूवमेंट के साथ में एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जनरेट करते हैं। तो इसी तरह से सेम यही प्रॉपर्टी इस कॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जितने कॉइल के पास में आपको लाइंस दिख रही हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आप महसूस करेंगे वो उतने ज़्यादा मात्रा से महसूस करेंगे, और जितना कॉइल के दूर पर लाइन दिखाई दे रही है वहाँ पर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी कम महसूस होती है। जनरली जो इंडक्टर होते हैं वो ओपन और शॉर्ट सर्किट दोनों तरह से काम करते हैं। जब हम इसे डीसी में कनेक्ट करते हैं तो वे एक शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है, यानी इसके लिए भी इसको ऑपरेट होने में इसमें जो वेरिएशन होता है वो करंट का वेरिएशन होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एसी सप्लाई हमने लगाई है इंडक्टर और कैपेसिटर के सराउंडिंग। एक बार करंट चेंज हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन में फिर दूसरे डायरेक्शन में, तभी यहाँ पर ये एक मतलब तभी यहाँ पर इसका एक्चुअल फंक्शन होता है, यहाँ पर ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। लेकिन इंडक्टर
करंट के वेरिएशन को या करंट की जो वैल्यू है उसके चेंजेस को अपोज करता है। यहाँ पे आपको लिखा होगा अपोज चेंज इन करंट। करंट की मात्रा जब भी चेंज होती है वहीं पर इंडक्टर उसको अपोज करने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने वाला एक डिवाइस है जो कुछ स्मॉल टाइम के लिए, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए वोल्टेज को या एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को स्टोर करता है अपने पास। इसकी यूनिट फेराड होती है। जब भी कभी सीरीज़ में लगे होते हैं कैपेसिटर तो वो आपस में उनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, लेकिन अगर पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं तो उनकी वैल्यू आपस में ऐड अप होती है। प्रैक्टिकली जो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो माइक्रो और पिको फैराड में यूज़ करते हैं। कैपेसिटर की अगर हम बात करें, इसके इंटरनल सर्किट की बात करें, तो यहाँ पर आपको एक नॉब दिख रहा है, इसके दो टर्मिनल दिख रहे हैं। इस पार्ट में जो इसका एक थिकी पार्ट है, इस पार्ट के अंदर दो प्लेट लगी होती है और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई पेपर हो सकता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऐसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। ये दोनों प्लेट एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से जुड़े होते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर एनर्जी स्टोर करने का कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटर और इंडक्टर की डिटेल्स अगर हम जानना चाहेंगे तो हमें और आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करती है, करंट को फ्लो होने में से रोकती है। ये किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, या हम कोई ऐसा डिवाइस लगाते हैं जो करंट के फ्लो को या करंट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। यहाँ पर आप दो डिफरेंट टाइप के इमेजेस देख रहे होंगे। इस इमेजेस में आप देखें, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आप देख रहे हो इसको एक हाथ रोक रहा है। ये हाथ एक्चुअली एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से हमारा शरीर उसको रोकता है, हम बाहर ही आने वाले कीटाणुओं को हमारा शरीर रोकता है। तो ये हमारे एक बॉडी की इंटरनल क्वालिटी हुई। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो हम रेजिस्टेंस, जैसे हम फिर उसके लिए अलावा अगर हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो वो भी रेजिस्टेंस है। तो या हम कोई डिवाइस लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई डिवाइसेस लगाए हैं जिससे करंट का फ्लो कम हो जाए, और या फिर इंटरनल क्वालिटी। आगे देखते हैं ओम्स लॉ से हम क्या क्या वैल्यू मेजर करते हैं या क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कि पाई चार्ट ले लेते हैं। ई यहाँ पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई और आर करंट और रेजिस्टेंस को बता रहे हैं। अब अगर हमको सपोज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज ओवर करंट यानी V डिवाइड बाई आई इज इक्वल्स टू आर। अगर हमें करंट निकालना है तो E डिवाइड बाई आर इज इक्वल्स टू आई। और अगर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है यानी E कैलकुलेट करना है तो I इंटू आर इज इक्वल्स टू V वोल्टेज। आगे बात करते हैं DC पावर की। तो आपको ये पता है कि इंडस्ट्रीज़ में तो मोस्टली AC का इस्तेमाल होता है, AC सप्लाई का यूज़ करते हैं, लेकिन जब एनर्जी स्टोरेज की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे DC फॉर्मेट में एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पर DC के लिए, DC पावर के लिए भी सेम फार्मूला होता है जो कि फार्मूला आपका AC के लिए, क्योंकि पावर जनरेशन दोनों में सेम होता है। सो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। अब डिफरेंट टाइप के लोड के लिए पावर सोर्सेज का इफ़ेक्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। एज़ पर आपका लोड पावर सोर्स जो है उसमें हम उसके अकॉर्डिंगली पावर सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। और जो पावर है, अगर हम DC किसी भी DC या AC सप्लाई की बात करें, जब इसमें हैवी ड्यूटी की कोई भी मशीन लगी होती है तो हम वहाँ पर उस पर पावर का मेजरमेंट हॉर्स पावर में करते हैं। और हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो एक हॉर्स पावर की वैल्यू 0.746 किलोवाट के बराबर होती है। तो आगे देख लेते हैं DC सप्लाई जो है उसमें करंट का डायरेक्शन सेम होता है, करंट का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। DC में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम को देखें, यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल है, इसमें मूवमेंट होने वाला है। ये रोटर, अगर आपको ये रोटर समझ में आ रहा है, या एक आपको दिख रहा है ये एक पाइप है जो रोटेट हो रही है,
इसे जनरली हम इलेक्ट्रिकल टर्म में रोटर बोलते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इसका डायरेक्शन मूवमेंट नहीं हो रहा। इससे फ्लो होने वाला जो जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक ही डायरेक्शन में है। तो डीसी सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है, उसमें कांस्टेंट करंट होता है, कांस्टेंट उसका फेज़ होता है, उसमें फेज़ चेंजेस नहीं होते। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हॉर्स पावर को अगर हम किसी भी किलोवाट में मिलने वाली एनर्जी को हम हॉर्स पावर में कैसे बदलते हैं। तो सपोज़ आपके पास 50 वाट का अगर कोई मशीन अवेलेबल है, तो उसको अगर हम हॉर्स पावर में मेजरमेंट उसकी करनी है तो हम उसको 50 इंटू 0.746 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उस मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी कि वो कितने एचपी की मशीन है। जनरली मोटर, जनरेटर, ये जो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर या ये ऐसे हैवी ड्यूटी की मशीन्स होती है, इनका जो वैल्यू होता है मार्केट में जो मिलता है वो हॉर्स पावर में इनकी वैल्यू मिलती है। इसी की तरह एसी का भी मेजरमेंट जो है वो वाट मीटर में होता है, इनकी यूनिट वाट होती है। आगे बात करते हैं किस टर्म को किस मीटर से हम मेजरमेंट करते हैं। तो करंट को एमीटर से, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से, रेजिस्टेंस को ओम मीटर से और पावर को वाट मीटर से। अगर हम यही बात करें एनर्जी को, तो एनर्जी को हम एनर्जी मीटर से मेजर करते हैं। इन सब के अपने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं या इलेक्ट्रिकल एब्रिविएशंस हैं। तो करंट को हम ए से या आई से, अगर एम्पियर की बात करें तो उसे ए से डिनोट करते हैं, करंट की बात करें तो आई से डिनोट करते हैं, वोल्टेज कहीं हो तो उसे हम ई से डिनोट करते हैं, और लेकिन वोल्ट अगर लिखना हो यानी यूनिट लिखना हो तो हम उसे वी से लिखते हैं। रेजिस्टेंस के लिए आर ओम रेजिस्टेंस होता है और ओम का सिंबल होता है ओम मीटर। इसके बाद पावर की बात करें तो इसका एब्रिविएशन पी है, लेकिन इसकी यूनिट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट। बट यहाँ पर फ्लो होने वाला जो करंट है वो सब में सेम होगा। यहाँ पे सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम भी होगी तो भी वोल्टेज एक जगह से जब दूसरी जगह आएगा तो अपने आप वोल्टेज कुछ लॉस हुआ वोल्टेज रिसीव होगा। आगे बात करते हैं पैरेलल सर्किट की। तो पैरेलल सर्किट में करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है बट वोल्टेज सब में सेम होता है, क्योंकि हम यहीं से एक लोड लगाते हैं, इसी को उसके पैरेलल रख देते हैं, इसी के इसके समानांतर रख देते हैं। यहाँ पे लोड जो है, लोड और करंट जो है उन दोनों की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और वोल्टेज फिक्स रहता है। इसमें करंट को मल्टीपल पाथ मिलते हैं, इसलिए करंट I1, I2, I3 नाम से ऐसे जितने भी हमारे पास पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन होता है उतने हम करंट की वैल्यू को लेते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन्हीं में से कुछ पेंडिंग टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी जो पेंडिंग पड़ गई थी, अभी हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज के क्लासेस में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। अब बात करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर की। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल टर्म को मेजर करना एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके लिए मल्टीपल डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट कुछ हम बेसिक अगर बात करते हैं एज अ असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डिवाइसेस हैं उनमें से ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, पावर मीटर, एनर्जी मीटर, यही कुछ ऐसे मीटर्स हैं जिनका आप रेगुलरली या कंटिन्यूसली आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये सारे दोनों ही टाइप के करंट सोर्स या करंट सप्लाई को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, एसी और डीसी दोनों को यूज़ करते हैं। इनके स्क्रीन पर, इनके मॉनिटर पे आपको इनकी वैल्यू मेजर होती है, इनकी एक स्पेसिफिक रीडिंग होती है, जैसा हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मीटर की उस रेंज के मीटर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ फंक्शंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं जिनको मैं बता देती हूँ। जब कभी एसी वोल्टेज होता है तो ऐसा साइनोसाइडल जैसा उसका वो दिखाई देता है, उसका सिंबल दिखाई देता है।
अगर डीसी वोल्ट हो तो कांस्टेंट लाइन होती है और एक लाइन ब्रेक की हुई, तो हमको पता चल जाता है वहाँ पे डीसी वोल्टेज है। वोल्टेज में अगर मिली वोल्ट में कोई वैल्यू है तो हम उसको एम वी पे रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए ओम सिंबल बना हुआ है, डायोड के लिए एक डायोड वाला एक ऐसा सिंबल बना होता है। फिर अगर एसी करंट है तो ए से डिनोट होता है और साइनोसाइडल वेव होता है। अगर डीसी करंट है तो ए से डिनोट होता है बट कांस्टेंट लाइन होती है। जब भी कभी आप इसमें इसका एक रोटरी स्विच होता है, जब भी कभी आपको मीटर ऑन करना है तो रोटरी स्विच उसके पहले ऑफ पोजीशन पे आप करें, फिर उसको ऑन पोजीशन में करें, तो सबसे सेल्फ मोड पे और आपको प्रॉपर रीडिंग देता है वो मीटर। आगे बात करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट में। तो हमने पहले ही बताया आपको वोल्टेज मेजर करना, अगर आपको किसी भी सर्किट में फॉल्ट हो गया है, ओपन हो गया है, कुछ भी ऐसी कोई भी समस्या उसमें आ रही है, तो आप उस मीटर को उन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के पैरेलली लगा दो। उसके दोनों एंड में एक कोई फेस, रेड वाला फेस पे, ब्लैक वाला न्यूट्रल पे या इसके नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ दीजिए और उससे आप वोल्टेज का मेजरमेंट पता कर सकते हैं। बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो अगेन रेजिस्टेंस जो है वो भी पैरेलल कनेक्ट होता है, वो लोड के सराउंडिंग पैरेलल कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं हम करंट की। तो करंट किसी भी बैटरी के या किसी भी सप्लाई सोर्स के सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, इससे हम करंट का वैल्यू मेजर करते हैं। डायोड की अगर टेस्टिंग है तो डायोड को भी के दोनों टर्मिनल को पॉजिटिव को हमारे पॉजिटिव प्रोब से और नेगेटिव को नेगेटिव प्रोब से यानी नेगेटिव केबल से आप उसको दोनों टर्मिनल को टच कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वो वोल्ट उसके सराउंडिंग कितना वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है या होता है। आप जो मैंने आपको अभी बताया, ये एक इमेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या एक सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम को समझाते हैं। सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम में सबसे पहले बैटरी कनेक्ट होती है, कोई भी सोर्स हो सकता है आपका। अब उसके सीरीज़ में कनेक्ट होना, अब चूँकि वहाँ से फ़्लो होने वाला, जैसे अगर हम बात करें पानी फ़्लो हो रहा है तो पानी एक किसी डैम से होता हुआ एक पाइप में से होता हुआ नीचे जाएगा। अब उस पानी का फ़्लो क्या है, तो हम उसके सीरीज़ में ही वहाँ पे हमने उसका रेट पता करने के लिए, यानी अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पे करंट पता करने के लिए हमने उसके सीरीज़ में एमीटर लगा दिया। अब उस मेजरिंग यूनिट से होता हुआ वो करंट इस मोटर के सीरीज़ में चला गया। अब आपको ये पता करना है कि इस मोटर पे कितना प्रेशर आया, कितना प्रेशर है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो आप इसके एक एंड पे एक प्रोब और दूसरे एंड पे दूसरा प्रोब लगा के इसका वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो जितना भी इस पंप से, अगर हम एक पंप का उदाहरण लेते हैं तो पंप में से जितना भी यहाँ से पानी फ्लो होके इस मोटर पे आया हुआ, तो यहाँ पर हम इस मोटर के सराउंडिंग दोनों टर्मिनल में हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो इसका प्रेशर, मतलब कि अब प्रेशर जिस प्रेशर से इस पाइप में होता हुआ पानी आया है, क्या उसी प्रेशर से इन दोनों हिस्सों में पानी आ रहा है। तो इन दोनों हिस्सों को हम, इन दोनों में एक एक टर्मिनल हम अपना कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से प्रेशर मेजर करते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो करंट जितना मीटर में से होके गुजरा है, जितना मीटर बता रहा है, उसी तरह हम इस लोड के सराउंडिंग इसके पैरेलल दोनों लाइन पे हम अपना ओमीटर कनेक्ट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि वहाँ पर उस लोड पर कितना वोल्टेज कितना रेजिस्टेंस अवेलेबल है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की। तो लोड जनरली 3 टाइप के होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टिव लोड क्या होता है? ये तो हमें पता है कि डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का कोई, वो सिर्फ एक ही फेज पे होते हैं, दोनों सेम फेज पे यानी इन फेज पे चलते हैं। बट एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस और प्योर, अगर हम बात करें प्योर वोल्टेज और प्योर करंट की, तो तभी जब ये प्योर वैल्यू होती तभी ये इन फेज होते हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत फेज डिफरेंस तीनों
तीनों एलिमेंट्स में हमें दिखाई देता है। किसी भी जैसे हीटर में लगा हुआ है कॉइल एक रजिस्टिव लोड होता है। आपके घरों पे लगने होने वाला एंटीना जो है वो एक रजिस्टिव लोड होता है। जब भी कहीं आप प्योर रेजिस्टेंस लगाते हैं किसी भी एसी सर्किट के सराउंडिंग यानी एसी सप्लाई के अक्रॉस, तो वहाँ पे वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, यानी वो सेम फेज पे ट्रेवल करते हैं। सेम फेज पे आपको वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा और सेम ही फेज पे आपको करंट वैल्यू मिलेगी। जब भी कभी सर्किट में रजिस्टिव लोड लगा होता है तो वो पॉजिटिव पावर फैक्टर दिखाता है, यानी उसके वोल्टेज और करंट का जो पावर जो आप फिगर ड्रॉ करेंगे या उसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देगी। अब बात करते हैं इंडक्टिव लोड की। इंडक्टिव लोड जनरली इलेक्ट्रिक मोटर एक तरीके से इंडक्टिव लोड का काम करते हैं। इसमें जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री करंट के पीछे चलता है, या अगर हम बात करें और इसमें मैक्सिमम जो करंट होता है जब 90 डिग्री चलता है तो वहाँ पे करंट की वहाँ पे कॉस जो 90 डिग्री होता है वो हमें पता है वो ज़ीरो होता है। तो हमेशा ही वोल्टेज के करंट जो है वो वोल्टेज के पीछे यानी उसके लैगिंग पावर फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। इंडक्टिव लोड पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट की जा सकती है। जब भी कभी सेम फेज पे कोई वैल्यू आ गई, अगर सेम फेज पे आपका करंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है तो ये मानते हैं कि वहाँ पर आपके डिवाइस में कोई भी फॉल्ट आ गया है। तो इसलिए एक बेस्ट इंडक्टिव लोड के लिए ये ज़रूरी है कि वो उसका पावर फैक्टर जो है उसमें करंट हमेशा वोल्टेज को लैग करता हुआ चलना चाहिए। आगे बात करते हैं कैपेसिटिव लोड की। तो कैपेसिटिव लोड जो है वो वोल्टेज के चेंजेस का अपोज करते हैं। हमेशा करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करता है, यानी पावर फैक्टर का अगर हम फॉर्मूला देखें वी आई इंटू कॉस फाई, जो है कॉस फाई की जो बात करें तो 90 डिग्री उसमें लीड करता है। यानी वोल्टेज अगर एक्स एक्सेस में रिप्रेजेंट कर रहा है तो करंट हमेशा वाई एक्सेस में 90 डिग्री दिखाई देगा। और वहीं इंडक्टर की बात करें, अगर वोल्टेज आपका एक्स एक्सेस में है तो करंट आपका वाई एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। कैपेसिटिव भी लोड भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरेटर में ही हम रियल पावर एक्चुअल पावर फैक्टर पता करने के लिए या एक्चुअल पावर फैक्टर जनरेट करने के लिए हम जनरेटर में ही कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इंस्टीड हम रियल पावर फैक्टर किसी भी और सिस्टम पे नहीं रिसीव कर सकते। सो आज की क्लास में हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस के बारे में हमने जाना। इसके अलावा मैटर क्या होते हैं, मैटर के में मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या वैल्यू है, क्या मेजरमेंट होता है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर, रजिस्टर या ओम मीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। सो अगर आप क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इन चीज़ों को डीपली एनालिसिस करिए, डीपली आप इनको पढ़िए, and then any query please ask to me. Thank you so much.